हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। तो इससे पहले 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो उन लेक्चर के अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देखे आना, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, उनकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, और अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। देखो, आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है उसके कौन कौन सी कंडीशन होती है अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है तो। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन अप्लाई की थी। सबसे पहले जो कंडीशन थी वो थी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। वो एसाइक्लिक सिस्टम है तब डबल बॉन्ड। अगर साइक्लिक सिस्टम है, कोई 5 मेंबर रिंग बना हुआ है, 4 मेंबर रिंग बना हुआ है, तो वहां पे हम सिग्मा बॉन्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर जो कंडीशन थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, जहां पे हमने बताया था कि जो कार्बन की जो 2 वैलेंस जो फ्री होती है उस पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। सबसे मस्ट कंडीशन वही थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर कंडीशन की बात करते हैं तो थर्ड नंबर कंडीशन के अंदर हमने ये बताया था कि उसके अंदर प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाना चाहिए, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए, तब जाके वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो देखो, ध्यान से देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 3 प्रकार के, यानी सिस, ट्रांस, इजेड सिस्टम और सिन व एंटी क्या होते हैं। ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं एक ही टर्म्स में अगर तीनों की बात करूं तो तीनों की तीनों है ना एक ही रूप है। सिस, ट्रांस, इसको इजेड बोल दिया, सिन एंटी बोल दिया, यानी एक ही रूप है। समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष का मतलब होता है कि कोई भी जो कार्बन की जो 2 वैलेंसी से जुड़े हुए डिफरेंट ग्रुप है, इस साइड से जो 2 वैलेंसी से जो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर सिमिलर एक ही दिशा में है तो उसे बोलते हैं सिस। अगर डिफरेंट ग्रुप दिशा में है तो वो क्या होते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांस। फॉर एग्जांपल देखा है, अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मेरे पास, अब देखना, अब कार्बन की जो 2 वैलेंसी है यहाँ पे, मैंने क्या किया, यहाँ पे जोड़ा ए कैपिटल और यहाँ जोड़ दिया बी कैपिटल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी वैलेंसी पर ए जोड़ दिया, इसी वैलेंसी पे क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया। अब देखो इधर, अब इसके अंदर देखो मैंने क्या बोला था, ये ज्योमेट्रिकल देगा 100%, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है, यानी प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, इसमें कोई घूर्णन पॉसिबल नहीं होता। सेकंड, कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब देखना है कि सिस होगा या ट्रांस होगा। ज्योमेट्रिकल तो शो करता है। देखो, मैं एक यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में है ना एक पीडीएफ दे दूंगा, जहां पे आप आराम से इसको गूगल ड्राइव के द्वारा वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। वहां पे क्वेश्चन अप्लाई करूंगा, तो आपको वहां पे केवल इतना शो करना है कि वो ज्योमेट्रिकल शो करता है या नहीं करता है, सिस होता है या ट्रांस होता है, वो आप आराम से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखना है। अब ये देखो, इस कार्बन की वैलेंसी ए जो है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इस कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ए, वो भी ऊपर की तरफ है, यानी ये ग्रुप ऊपर की तरफ है, ये ग्रुप भी ऊपर की तरफ है, तो हम बोल सकते हैं ना ये ग्रुप कौन सा बन गया, सिस ग्रुप बन गया। देखो, बी की साइड में भी देखो नीचे की तरफ, यानी एक ही साइड में होनी चाहिए। अगर दोनों ग्रुप अगर एक ही दिशा में है या एक ही साइड में है तो उसे बोलते हैं सिस। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी, और मैंने यहाँ पे देखो बी और यहाँ लिखा। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ए, वो आपको शायद डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं ना, इसे बोलते हैं ट्रांस ग्रुप। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि एक ग्रुप की, देखो दोनों ग्रुप के भी आप देख सकते हो सिस वो ट्रांस। देखो, बी भी क्या है, अपोजिट है, तो इसे बोलते हैं ट्रांस ग्रुप। ये होता है सिस और ट्रांस। अगर मैं 3D मॉडल के आधार पे शो करूं तो देखना इधर,
मेरे पास ये 2 कार्बन एटम है, तो इसमें पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि वो रोटेशन कर सकता है ना। तो ये रोटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फ्री रोटेशन कभी भी नहीं हो रहा है। अगर फ्री रोटेशन वो पॉसिबल है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये मान के चलना वो ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करेगा। ठीक है, देखना मेरे पास 2 कार्बन है। अब दोनों कार्बन पे मैंने 2 ग्रुप जोड़े हैं। देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पर, एक दूसरी वैलेंसी यहाँ पे है, स्पोल मैंने यहाँ पे है ना। एक वैलेंसी नीचे की तरफ है, एक वैलेंसी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखो, अब दोनों वैलेंसी देखो, जहां पे दोनों ग्रुप सिमिलर है, व्हाइट कलर के जो बॉल्स हैं वो एक ही दिशा में है, सिमिलर ग्रुप, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं सिस। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो इसे बोलते हैं ट्रांस। देखो क्या बन गया ये ट्रांस। तो मैंने तो इसको घुमा दिया, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने शो करने के लिए आपको घुमाया, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को घुमाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना यहाँ पर कि कोई मॉलिक्यूल दूसरा जब बनाओगे आप तो यहाँ पे घूमता नहीं है ये, ठीक है ना, कभी भी ये घूमता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो घूम गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा। ठीक है, तो हम इस चीज को बना सकते हैं, अपने हाथ से बना सकते हैं। यानी कोई मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे ये आ गया, देखो कार्बन ए बी, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, ए बी हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। मैंने क्या किया, इसको रोटेशन करवाया, इसको एक को रोटेशन करवाया। मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपको बताया था, सोहार्स में बताया था, वहां पे जाके देख सकते हो आप। मैंने सपोज इसको रोटेशन करवाया, फ्री रोटेशन हुआ, तो एक मॉलिक्यूल को मैंने इसको घुमा दिया। जैसे मैंने घुमाया ए बी, इसको मैंने ऐसे भी रखा, देखो हाइड्रोजन को जैसा था मैंने वैसे रख दिया हाइड्रोजन को। इसको मैंने जैसे घुमाया बी ऊपर तरफ चला गया, ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे अपोजिट आ गई। मैंने इसको घुमाया है, यानी इस मॉलिक्यूल को मैंने खुद नहीं बनाया, ये घूम के यहाँ पे आया है, ठीक है ना। जबकि मैंने इस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हैं इसको मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखो हम इसको घुमा नहीं सकते, हम घुमा के ये ट्रांस नहीं बना सकते, इसका हम खुद बना सकते हैं अलग से, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लेना, कोई भी स्टूडेंट ये मत बोला कि दूसरा रूप बनाने के लिए हमने इसको घुमा दिया तो दूसरा रूप बन गया, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है ना। फ्री रोटेशन जहां पे होगा वहां पे रोटेशन पाया जाएगा, दूसरा रूप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिस और ट्रांस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर सिस व ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही शो किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे लेता हूँ सिस व ट्रांस में, मेरे पास आता है मेलेइक एसिड, नाम तो सुना होगा सबने, मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड मैंने लिया। मेलेइक एसिड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो कार्बन की जो 2 वैलेंसी जुड़ी है, देखो इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब मेलेइक एसिड में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे रख दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे रख दिया, दोनों ऊपर की साइड में रख दिए, और जो COO जो समूह है, एसिड जो ग्रुप है, मैंने दोनों एसिड ग्रुप नीचे की तरफ रख दिए या एक ही साइड में रख दिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं COOH H, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी जुड़ी हुई है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो थर्ड नंबर कंडीशन देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है पाई बन जाना। तो अब देखना हमें सिस होगा या ट्रांस होगा। तो देखो OH ग्रुप अगर एक साइड में है, H एक साइड में है, तो इसे कहा जाता है सिस ग्रुप, और इसका जो सिस ग्रुप है वो कहलाता है मेलेइक एसिड, ठीक है ना। मेलेइक एसिड को क्या होता है, किसी भी एल्कीन का सिस ग्रुप क्या कहलाता है, मेलेइक एसिड कहलाता है। अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं तो देखना COOH H और यहाँ पे H, यहाँ पे डाल दिया COOH। अब देखो जो एसिड ग्रुप है वो क्या हो गया, विपरीत चला गया, तो वो कहलाता है
फ्यूमेरिक एसिड, ये कहलाता है उसका ट्रांस ग्रुप। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलेइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। मेलेइक एसिड होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उसका सिस ग्रुप, और फ्यूमेरिक एसिड होता है उसका ट्रांस ग्रुप, ठीक है ना। तो उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स करते हैं। देखो इधर ज्योमेट्रिकल शो करता है या नहीं करता है, देखना मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। सपोज मैंने लिखा HCH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, थर्ड नंबर CH3 Cl डबल बॉन्ड CCl CH3, फोर्थ नंबर एग्जांपल CH2, फाइव नंबर एग्जांपल CH3, यहां पे डाल दिया मैंने आइसोकोई प्रोपाइल ग्रुप जो डाल दिया मैंने, डबल बॉन्ड CBr CH3, ठीक है। ये मेरे पास 5 एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्रिकल शो करता है या नहीं करता है। अगर ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है तो वहां पे क्रॉस डालना है, और शो करता है तो उसका सिस बाय ट्रांस 2 रूप बनाने अपने को। तो सबसे पहला देखो इधर, अब कार्बन की देखो कंडीशन देखनी, कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, तो कौन सा रूप हो गया वो सिस हो गया ट्रांस। देखो ज्योमेट्रिकल तो देगा, ज्योमेट्रिकल 100% देगा, तो सिस होगा वो ट्रांस होगा वो देगा। यहाँ पे देखो CH3 एक साइड में है तो वो कहलाता है ट्रांस ग्रुप। अब इसका सिस बनाना है अपने को, तो जब हम इसका सिस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे HCH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड C2H5, ये बन गया इसका सिस ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसे बोलते हैं 2 ब्यूटेन। देखो हमेशा याद रखना, वो सीधे सीधे एग्जांपल नहीं देगा, कभी भी एग्जाम में कभी भी आपको सीधे डायरेक्ट एग्जांपल नहीं देगा, वो IUPAC नेमिंग के आधार पे आपको एग्जांपल देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंडीशन ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए। अगर आपको ये बोले 2 ब्यूटेन के ज्योमेट्रिकल शो करता है या नहीं करता है, तो सबसे पहले अगर वो शो करता है तो सिस बाय ट्रांस ग्रुप उसका क्या होता है। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए कि सिस बाय ये 2 ब्यूटेन होती कैसे है। तो देखो इधर अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखना इधर, इसको अगर हम ओपन करते हैं, देखो यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं एक CH3, इस पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन एटम, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर कार्बन, फिर CH3 और इसका हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या बन गया इसका सिस ग्रुप। अगर ट्रांस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट कर देना यहाँ पर, तो इसका क्या बन जाएगा वो ट्रांस। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। हमने 2 एग्जांपल दिए अभी, अब थर्ड नंबर एग्जांपल देखना। इसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। कितने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, मैंने लिखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लिखा एक कार्बन की वैलेंसी पे जुड़ा है CH3 ग्रुप, एक पे जुड़ा है Cl एटम, दूसरे पे जुड़ा है CH3 और यहाँ पे जुड़ा है Cl। अब देखो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है। तो एक बात बताओ, जब क्लोरीन एटम एक साइड में है, नीचे साइड में CH3 एक साइड में है, तो वो कौन सा ग्रुप बन गया सिस आइसोमर। अगर हम इसका ट्रांस बनाएं तो ट्रांस कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड CH3 Cl और यहाँ पे डाल दिया Cl एंड CH3, तो इसका कौन सा रूप बन गया, ये देखो ट्रांस। बन गया ट्रांस। अब देखो इस पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये एग्जांपल देखते रहना यहाँ पे, ठीक है। देखो छोटे छोटे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अभी मैं, हम इसको धीरे धीरे मेजर पे लेके चलेंगे, बड़े एग्जांपल करेंगे, तो इसको शो करते हैं।
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक तो CH3 के द्वारा जुड़ी है, मैंने जोड़ दिया, एक ब्रोमीन के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, क्या वो ज्योमेट्रिकल देगा? तो देखना है इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सिमिलर यानी डिफरेंट है, तो यहां तक तो ज्योमेट्रिकल दे सकता है। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। अब इसमें देखो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी समान एटम से जुड़ गई, सिमिलर एटम से। एटम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती ही नहीं है। इसमें देखते हैं, देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 एटम और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, और इस कार्बन पे जुड़ा है CH3 और यहाँ पे जुड़ा है ब्रोमीन। अब देखो इधर, अब यहाँ पे देखो CH3 एक साइड में, यहाँ पे डिफरेंट आ गई ग्रुप, यहाँ पे भी डिफरेंट, तो कौन सा बन गया? सिस आइसोमर। अगर हम इसका ट्रांस बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? CH3Br, इसको मैंने चेंज कर दिया, CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया इसका? ट्रांस। ठीक है। अभी तक हमने ये देखा था कि सिस व ट्रांस क्या होते हैं, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो इसको ध्यान से सुनना एक बार कि अगर आपको कंडीशंस अप्लाई होती है, आपके जो मैंने कंडीशन लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, अगर वो सभी कंडीशन अप्लाई होती है तो ज्योमेट्रिकल 100% शो करता है। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो ज्योमेट्रिकल नहीं देता है। फिर अब देखो इससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल लेके चलते हैं जहां ज्योमेट्रिकल शो होती है या नहीं होती है। कितनी ज्योमेट्रिकल शो होती है वो देखनी है, देखना। मैंने यहां पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे लिखे हैं, डबल बॉन्ड, अब देखो कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। क्या ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम ज्योमेट्रिकल शो करता है? देखो यहाँ इस कार्बन एटम पे CH3 जुड़ा हुआ है यानी CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 यानी C2H5 हो गया। इस कार्बन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे तो डिफरेंट ग्रुप हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सिमिलर एटम है तो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है। चलो इस पे चलते हैं। इस कार्बन पे देखो पूरा अगर हम देखें तो C2H5 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे CH3, चलो ठीक है, ये भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल अपना देगा। तो कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हो गई? 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हो गई। लेकिन कितने रूप बन गए? 2 रूप, सिस एंड ट्रांस। अब देखो CH3 विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो इसे बोलते हैं ट्रांस। मेरी बात समझ आ रही कुछ? चलो उस पर कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, कुछ क्लियर होगा तब जाके आपको। देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप का कोई एग्जाम्पल लिखा है। तो देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल देगा कहां कहां देगा और कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। ध्यान से देखिए। अब डबल बॉन्ड भी देखनी है अपने ज्योमेट्रिकल। देखो अगर हम देखिए यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप है, CH3 है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे C2H5 ग्रुप है। तो अगर हम देखें C2H5 की अगर हम बात करते हैं CH2 और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया? CH ग्रुप आ गया, है ना। CH2 आ गया, 1 2 3 यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम है CH ग्रुप आ गया। तो एक बात तो ये भी डिफरेंट है, लेकिन ये आगे सिमिलर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके शो नहीं करता है। चलो इस पे चलते हैं। इस पे इस कार्बन की देखो वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं ना, ऑलरेडी CH2 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके शो नहीं करता है।
ठीक है। सो इस पे चलते हैं, ये भी डिफरेंट है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन एटम, ये तो आपको पता है एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एटम, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके शो करता है 100%, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। सिस व ट्रांस डिपेंड करता है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पे जुड़ा है CH3 ग्रुप, ये है ना, जब खाली होता है तो आपको पता है कौन सा ग्रुप है CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये CH3, ये भी आपके कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके शो करेगा। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कितने होंगे, दो प्रकार के, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं उसके सिस व ट्रांस रूप दोनों को बना सकते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा था कि किसी कंपाउंड के अंदर से आपको कितना बड़ा कंपाउंड दे दे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आराम से हम शो कर सकते हैं। अब चलते हैं सिस व ट्रांस, तो आ गया, चलो ठीक है। अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे बात आती है ईजेड सिस्टम की, तो देखना है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल आ गया मेरे पास, देखो C डबल बॉन्ड C, मैंने लिख दिया क्लोरीन एटम, मैंने लिख दिया CH3 एटम, और मैंने लिख दिया यहाँ Br एटम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई आयोडीन डाल दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो आपका हमेशा आंसर ये होगा शायद सभी स्टूडेंट का, तो सर इस पे कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप है, हाँ है, इस पे भी डिफरेंट ग्रुप है, यस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, यस, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, आराम से शो करेगा। लेकिन कौन सा सिस होगा या ट्रांस होगा वो देखना। क्लोरीन इस साइड में कोई क्लोरीन नहीं है, CH3 इस साइड में कोई CH3 नहीं है, यहाँ ब्रोमीन इस साइड में कोई ब्रोमीन नहीं है, यहाँ पे आयोडीन इस साइड में कोई आयोडीन नहीं है, तो हम सिस व ट्रांस क्या बनाएं? तो उस कंडीशन के अंदर देखना, तब वहां पे अप्लाई होती है EZ सिस्टम, ठीक है ना, E और Z सिस्टम। E का मतलब होता है ट्रांस यानी विपरीत, और Z का मतलब होता है साथ साथ या समपक्ष, या बोल सकते हैं सिस। इसका नाम होता है एंटीजन, इसका होता है जस्मीन। जस्मीन का मतलब होता है साथ साथ यानी समपक्ष, ए का मतलब होता है ट्रांस विपरीत, एंटीजन, ठीक है। तो इसमें ईजेड सिस्टम अप्लाई होती है, और ईजेड सिस्टम का मतलब क्या होता है देखना इधर। अब इसके अंदर एक प्रायोरिटी दी जाती है किसी एटम को हम प्रायोरिटी देते हैं इसके एटॉमिक नंबर पे। अब एक बात बताओ सिंपल, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो एक चीज बताओ, मेरे पास कार्बन है एक हाइड्रोजन एटम, तो दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली आप सब ये बोलोगे सर हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है और कार्बन आता है 6 नंबर पे एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यानी परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कार्बन का ज्यादा है। हाँ, यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाती है। तो देखना इसमें नंबर दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड नंबर। देखना इस कार्बन में ये देखो कि इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है या क्लोरीन का। देखो आपको पता है क्लोरीन ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, कार्बन का 6 नंबर पे आता है, क्लोरीन का ज्यादा हो गया, तो इसको दे दिया मैंने 1 नंबर दे दिया। अब यहां तक अपना काम हो गया, इस साइड में चलते हैं। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पता ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है या आयोडीन का? तो आप ये बोलोगे सर आयोडीन का ज्यादा है, तो मैंने आयोडीन को 1 नंबर दे दिया। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको नंबर 1 दिया जाता है। अब ये देखो कि एक एक जो नंबर है वो किस पोजीशन पर है, तो मुझे बताओ ये कौन सी पोजीशन आ गया? ट्रांस आ गया ना, तो इसे बोलते हैं ट्रांस, और ट्रांस पर कहा जाता है ई सिस्टम। मेरी बात समझ आ रही है क्या सबको? ध्यान से सुनना इस चीज को। इसका ई सिस्टम क्या होता है, जेड सिस्टम क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, कुछ क्लियर होगा तो जाके देखना है। चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा C2H5, यहाँ पे लिखा आयोडीन, यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई ब्रोमीन एटम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई भी एटम आप जोड़ सकते हो, CH3 जोड़ दिया, ठीक है।
अब एक बात, तो इसमें हम सी स्क्वायर ट्रांस तो शो कर ही नहीं सकते, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म 100% शो करता है, 100% शो करता है या नहीं करता? करता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म अगर शो करेगा तो एक बात, हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि सी स्क्वायर ट्रांस कैसे होता है? तो हम चलते हैं ईजेड सिस्टम पे। ई का मतलब होता है ट्रांस, जेड का मतलब होता है सिस। तो ध्यान से सुनते रहना बच्चे कि यहाँ पे सिस होगा या ट्रांस होगा, तो देखना आयोडीन परमाणु क्रमांक आपको पता है कार्बन की तुलना में ज्यादा होता है, कार्बन की तुलना में ज्यादा होता है, नंबर 1 इसको दे दिया मैंने। एक कार्बन की वैलेंसी का नंबरिंग हो चुका है। अब सेकंड नंबर कार्बन चलते हैं। कार्बन देखो 6 नंबर पे आता है, इसका देखो ब्रोमीन काफी दूर है एटॉमिक नंबर, तो इसको दे दिया मैंने 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर इसका, इस साइड के ग्रुप को 1 नंबर। देखो इस कार्बन की जो दोनों वैलेंसी जुड़ी है, इस पे कौन सा बड़ा सम है उसको 1 नंबर, इसमें कौन सा बड़ा सम है इसको 1 नंबर। तो कौन सी पोजीशन पे जुड़े हुए हैं? 1-1 दोनों ट्रांस पोजीशन पे जुड़े हैं ना, तो उसका कौन सा ग्रुप हो गया? ट्रांस ग्रुप हो चुका है ये, ठीक है ना। अगर सपोज मेरे पास ऐसा कुछ एग्जांपल आ गया, ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ एग्जांपल आ गया और यहाँ पे डाल दिया CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है जब कुछ है नहीं तो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया CH3 और यहाँ पे डाल दिया CH3। चलो ठीक है। अब देखते हैं सिस व ट्रांस। अगर हम डिसाइड करते हैं तो सिस व ट्रांस क्या होते हैं, तो एक चीज देखो, इसमें अगर हम एजेड अप्लाई करते हैं तो देखना इधर, इस कार्बन पे ये है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन में ऑब्वियसली आप ये बोलोगे सर कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ज्यादा होता है, तो इसको मैंने दिया नंबर 1 और यहाँ पे दिया नंबर 1 इसको, तो एक कौन सा सिस्टम हो गया? ई का मतलब ट्रांस। चलो इस पे चलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, इसको मैंने वापस नंबर दिया 1 क्योंकि कार्बन है इसके पास, इसको भी मैंने वापस नंबर दिया 1, तो ये कौन सा हो गया? जेड सिस्टम, क्योंकि एक एक नंबर एक ही साइड में है तो इसे बोल दिया जेड सिस्टम। देखो इस पे जुड़ा है हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे देखो C2H5 ऑब्वियसली CH3 से बड़ा है क्योंकि 2 कार्बन एटम है इसके पास, तो यहाँ पे इसको मैंने दिया नंबर 1, ये एक नंबर, तो एक ही सिमिलर साइड में है तो इसे बोल दिया जेड। देखो इसका जब नाम लिखा जाता है ना IUPAC नेमिंग, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा ना इसके अकॉर्डिंग नाम लिखा। 12th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप आगे जाओगे तो वहाँ पे इस टाइप के नाम मिलेंगे आपको, तो इसका जो नाम होता है वो देखो, मैंने इसके नंबरिंग यहाँ से अलग कर रहा हूँ। चलो नंबर देते हैं, चलो नंबर देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबर देना स्टार्ट करेंगे तो देखो इधर मैंने दिया 1 नंबर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके पास 2 कार्बन एटम है। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो CH2 एंड CH3, मैंने 9 नंबर दिए। इसका जो नामकरण होगा वो क्या लिखा जाता है? देखो 2E, 4Z, 6Z, ये आ गया। आने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 9 है, 9 ने 9 ना यानी 9 ने आ गया। अब एक बात, तो कितने डबल बॉन्ड आए यहाँ पे? 1 2 3 ट्राई इन, ये इसका नामकरण हो गया। अगर आप नीट की या IIT जैन की अगर तैयारी करने जाओगे बच्चों, इससे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं PMT RPMT की अगर बात करते हैं, जब आप तैयारी करने के लिए जाओगे तो आपके सामने ऐसा कुछ होगा IUPAC नेमिंग, तो उसमें ये पूछेगा आपसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म शो करता है या नहीं करता है, या आपसे ये बोलेगा कि 2 इन 4Z 6Z नॉन ट्राई इन,
की स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर बनानी होगी कि 4 पे Z आना चाहिए यानी सिस रूप आना चाहिए, और यहाँ पे 2 पे आना चाहिए ट्रांस, और 6 पे आना चाहिए Z रूप। मेरी बात समझ आ रही है कुछ? यहाँ तक हमने ये देखा कि किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस इसका रूप क्या होता है एंड उसका ट्रांस क्या होता है। अगर हमारे पास सिस व ट्रांस नहीं है, बाकी हमें पता नहीं है, तो हम EZ सिस्टम के द्वारा हम ट्रांस और सिस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे का जो सिन व एंटी है उसके बाद बाईसाइक्लिक सिस्टम पे हम बात करेंगे। साइक्लिक सिस्टम पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ उस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास अगर कोई 4 मेंबर रिंग आ गई, चक्रीय यौगिक आ गया, तो हम इसको कैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर के अंदर केवल इतना है, और जितने भी यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको वहाँ पे हर वो चीज समझ में आए जो हम स्टार्ट से लेके चले हैं। देखो अगर आप थोड़ा सा निकाल के फिर वापस थोड़ा सा आगे निकाल के ये तो हमें आता है, इस चीज को देखो आप कि हमें ये पता होता है एक्चुअली मैं भी ये मानता हूँ कि हम भी अगर कुछ चीज देखते हैं तो हाँ ये चीजें हमें आती है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो टीचर बताता है लेकिन आप वो चीजें निकाल देते हो, ठीक है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरा तो ये मानना है कि तब जाके आपको वो चीजें पूरी तरह से क्लियर होगी। तो ज्यादा वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।